हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पॉलिनेशन ऑफ मॉथ्स। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम समझेंगे कि कैसे जो नेचर है उसमें कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जाता है। यानी जो बैलेंस होता है, ये जो बीज होती हैं, हनी हाइव्स होती हैं, जो फ्लावर्स के ऊपर पॉलिनेट करती हैं, उनकी वजह से ही हमारी इकोलॉजी सर्वाइव कर रही है। बिकॉज हर एक चीज़, हर एक कनेक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो लिंक मिस हो गया तो पूरा जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर एक स्टडी है जिसमें बताया है कि जो मोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है पॉलिनेशन के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं, जो मोथ्स होते हैं, हनी बीज होती हैं, ये फ्लावर में जाकर हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसको पॉलिनेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जो हमारा फ्लावर है वो दूसरे जगहों पर भी ग्रो हो सके। चाहे वो विंड के थ्रू हो, एनिमल के थ्रू हो, ये पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो स्टडी है ये कंडक्ट किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ हिमालय में, जो इंडियन हिमालयज़ है उसके नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं 91 स्पीशीज़ ऑफ मोथ, जो कि पॉलिनेटर्स हैं 21 डिफरेंट स्पीशीज़ के। यहाँ पर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की एंड सिक्किम की, जो कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय का पार्ट है। तो रिजल्ट देखते हैं क्या इस स्टडी ने क्या फाइंडिंग किया है एंड कैसे जो पॉलिनेशन है वो हमें हेल्प करता है। जो रिजल्ट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिनेशन रिसर्च है वो प्रैक्टिस करती है, वो फोकस करती है डे टाइम पॉलिनेटर्स की, जो दिन के टाइम पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज है, बीज है। लेकिन जो रात को पॉलिनेशन करते हैं, जो नॉकटर्नल पॉलिनेटर्स होते हैं, उनकी हमें इतनी ज़्यादा साइंटिफिक अटेंशन नहीं दी जाती, क्योंकि हम दिन में ही काम करते हैं, दिन में ही ट्रैक करते हैं बटरफ्लाइज कहाँ जा रही है, कैसे पॉलिनेट कर रही हैं, बीज कहाँ जा रहे हैं, कैसे पॉलिनेट करते हैं। लेकिन जो नेक्टर्नल पॉलिनेटर्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए अब जो स्टडी है उन्होंने इस पर्टिकुलर डिफरेंट एटीट्यूड्स को डिफरेंट ऑल्टीट्यूड से पढ़ने की स्टडी की है एंड कैसे बताया है कि जो जितने भी सीजन्स होते हैं उनके अंदर इकोलॉजी जो पॉलिनेटर्स की वो इम्पैक्ट होती है। यहाँ पर जो स्टडी की गई है वो एलिवेशन 3000 मीटर से 1800 मीटर तक किया गया है, जहाँ पर बात की जा रही है जितने भी हमारे मोथ के स्पीशीज़ हैं, जो कि माउथ पार्ट्स होते हैं मोथ के, दैट इज़ प्रोबोसाइड्स, वो पॉलिनेट करते हैं, वही कंडक्ट करते हैं, वही ट्रैवल कराते हैं ग्रेन्स को, जो भी पॉलिनेटर्स होता है, एंड वहीं से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब स्टडी कहाँ पब्लिश की गई है? जो स्टडी है वो पब्लिश की गई है नेचुरल ग्रुप ऑफ जर्नल्स में, जहाँ पर जो पेपर है उसका टाइटल है सेटलिंग मोथ आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिनेशन इन हिमालयन इन्वायरमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड जो पोलन ट्रांसफर नेटवर्क है उन्होंने भी बताया है द लीड ऑर्डर ऑफ दिस स्टडी इज नवनीत सिंह। फाइंडिंग्स देखते स्टडी की। जो टाइगर मोथ्स हैं, लिचन मोथ्स हैं, एयरबिड मोथ्स हैं, या फिर जो मीटर मोथ्स हैं, वो हिमालय रीजन में फाउंड किए जाते हैं। यही पोलन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये भी कहा जाता है कि मोथ इंटरेक्ट भी करते हैं दूसरे स्पीशीज से, जैसे रोजैक है, इराकी है, जो कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट फैमिली से रिलेटेड है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेशन होते हैं। वी हैव वेरियस फॉर्म्स थ्रू विच पॉलिनेशन कैन हैपन। सो जो स्टडी है उसने फाइंड आउट किया है कि जो आर्किया जनाता है वो कि पेस्ट के लिए नोन है, न्यूमरस प्लांट्स के लिए नोन है, एंड वो पोटेंशियल पॉलिनेटर फाइंड किया गया है ऑफ 3 प्लांट स्पीशीज़, जो कि बताता है कि जो पॉलिनेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं जब वो लार्वे हर्बिवोर की तरह काम करते हैं। सो एक तरह से हमारा जो इकोलॉजिकल साइकिल होता है वो डिपेंड होता है पॉलिनेशन पर। इसी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो ग्रो करते हैं और इवॉल्व भी होते हैं। सो नेक्स्ट इज अबाउट जन भागीदारी इन्वायरमेंट पोर्टल। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक जन भागीदारी इन्वायरमेंट पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया जो मिशन है कि हमें डिजिटलाइज करना है, डिजिटल इंडिया पर फोकस करना है, उसी से ये रिलेटेड है। अब देखते हैं जो ये पोर्टल है वो काफ़ी सारे डिफरेंट वेज सर्वर में होस्ट किया जाता है, जिसके डिफरेंट हायर बैंडविड्थ होती है, ताकि जो जनरल पब्लिक है उनके पास इजी एक्सेसिबल हो सके। क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड्स है, इंटरप्ट होते रहते हैं, कभी टेररिज्म अटैक हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज़ हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि लोगों को हार्म कर रहा है। इसी वजह से जो डिसइंचांटमेंट है यूज़र्स के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो पोर्टल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इट हैज़ स्टार्टेड टू ओपन क्विकली इनफ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ओपन होता है एंड इसका जो पूरा एक्सपीरियंस है पोर्टल का वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है।
अभी तक 70,000 पीपल इसको एक्सेस कर चुके हैं एंड इसकी जो बैंडविड्थ है बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और लोग भी जुड़ने की इसमें संभावना हमें नज़र आ रही है। तो ये पोर्टल है क्या बेसिकली? ये एक तरह से यूज़र फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पर लोगों को इंसाइट प्रोवाइड किया जाएगा, नेचर के बारे में बताया जाएगा, डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में जाएगा जो कि उस एरिया में कंडक्ट किया जा रहा है। अगर किसी को कोई काम से रिलेटेड उस पर्टिकुलर लोकेशन में सर्च करना है, अपने ब्लॉक में सर्च करना है, म्यूनिसिपैलिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये जो पोर्टल है उसको लिंक किया गया है दूसरी स्कीम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ताकि हमारा बेसिकली एम यही रहता है कि हम एक स्कीम को दूसरी स्कीम से लॉन्च कर दें ताकि एक स्कीम का बेनिफिट दूसरी स्कीम तक पहुंच सके और जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ सके कि कैसे एक स्कीम दूसरी स्कीम को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ये जो मनरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल अर्बन दोनों, पीएम आवास योजना है, ग्राम सड़क योजना है, ये सभी इसके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर स्कीम्स तो वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पोर्टल पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी टू रिपेयर एरोस्पेस कंपोनेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर आई है नई टेक्नोलॉजी जो इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली डेवलप किया है। एक तरह से ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी है जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स को डेवलप एंड रिपेयर करती है। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये रिपेयर करती है एंड हाई वैल्यू कंपोनेंट्स को रिस्टोर करती है, जैसे कि टर्बाइन ब्लेड्स हैं, मोल्ड्स हैं या दूसरे जो रिस्पोर्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पर मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत कम चाहिए होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से लीप फ्रोल लेगी रिपेयर में, रिस्टोरेशन में, इंडस्ट्री में एंड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास है कटिंग एज लेजर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये जो डेवलप किया गया है ये डेवलप किया गया है कौन से डिपार्टमेंट का सपोर्ट के थ्रू? वो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर ये साथ में काम कर रहा है। अब ये न्यू टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट कैसे है? जो डेवलपमेंट है इस टेक्नोलॉजी की वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिपेयर टेक्निक्स है इंडिया में, जैसे कि थर्मल स्प्रेइंग है या वेल्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा एडहोक है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, वो इतने एक्यूरेट नहीं होते कि वो प्रिसीशन प्रोवाइड कर सके कि हमें 100% सही तरीके से काम करके दे सकें। ये बहुत ज़्यादा मैनुअली काम भी होता है, लोग खुद से काम करते हैं, कोई ऑटोमेटेड इसमें काम नहीं है, मशीनरी का काम नहीं है, लोग खुद जाके वेल्डिंग करते हैं, खुद मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो क्वालिटी है रिपेयर्स की वो डिपेंड करती है स्किल ऑफ अ पर्सन, कि अगर उस पर्सन को स्किल आती है, उसको पता है कि वेल्डिंग कैसे करनी है, तभी वो अच्छे से कर पाएगा। अगर किसी को नहीं पता है एंड स्टिल वो वेल्डिंग कर रहा है, सो देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग दैट, वो ख़राब कर देगा। तो इसलिए ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये रिपेयरिंग इंडस्ट्री को नए लेवल पर लेकर जाएगी, जहाँ पर मशीनरी का यूज़ होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब किसने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी को? ये डेवलप किया है प्रोफेसर रमेश कुमार सिंह ने फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। अभी टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है? ये जो टेक्नोलॉजी है ये लेज़र यूज़ कर रही है ताकि जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सके। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन ज़ीरो है, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस है, जहाँ पर मशीन्स में एक बार डाटा फीड कर दे तो मशीन्स विल एक्ट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। एंड इस टेक्नोलॉजी के साथ जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो भी स्कैन किए जाएंगे ऑटोनॉमसली फॉर डैमेज डिटेक्शन यूजिंग अ लेजर स्कैनर। तो अगर कोई डैमेज भी हो रहा है, डैमेज हमें दिखा है पर्टिकुलर मशीनरी में, तो वो कैसे होगा? जैसे स्किन में अगर कोई डिसीज़ आ जाता है तो वो लेज़र के थ्रू ईजिली हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यही टेक्नोलॉजी अब हम मशीनरी में भी लेकर आ रहे हैं। इसमें जो डिपोजिटेशन पार्ट होगा वो भी डिटरमाइन होगा कुछ एल्गोरिथम्स के बेसिस पर। हर एक मशीन की अपनी एल्गोरिथम होती है तो उसके बेसिस से काम करेगा। जो लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन टेक्निक है वो क्या काम करेगी? वो मटेरियल को डिपॉजिट करने में काम करेगी, उसको फिनिशिंग करने में हेल्प करेगी एंड बाद में ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन भी देगी ताकि जो प्रोडक्ट है वो रिस्टोर हो सके। जो इसका पैरामीटर है, प्रोसेस पैरामीटर है, वो भी फिजिक्स बेस्ड मॉडल से ही शुरू होगा, जिसके अंदर फेवरेबल रेजिडुअल स्ट्रेस का, जो कि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए साइंस इनेबल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया हमें वे प्रोवाइड करेगी, सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जो कि हाई वैल्यू कंपोनेंट्स को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज अबाउट रोबोटिक रिस्टोरेशन सिस्टम। ये बेसिकली ऐसा सिस्टम है जो कि फंक्शनली ऑटोनॉमसली काम करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, कोई ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे क्या काम करता है
कोई अगर हमें मशीन में डैमेज दिख रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा, फिर उसकी स्कैनिंग करेगा, पाथ प्लानिंग करेगा, फिर डिपोजिशन लाएगा, फिर फिनिशिंग करेगा एंड इंस्पेक्शन करेगा। तो एक तरह से ये पूरा प्रोसेस है जो ये रोबोटिक रिस्टोरेशन सिस्टम करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है बिकॉज यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड 1 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एंड 1 क्वेश्चन इन मेंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये जो स्कीम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा स्कीम को कंटिन्यू कर दिया है 2026 तक। तो अगले 6 सालों के लिए स्कोर बढ़ा दिया गया है। देखते हैं स्कीम के बारे में। एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेंटर और स्टेट कुछ रेशो में कंट्रीब्यूट करते हैं फंडिंग में, ताकि वो जो स्कीम है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग, एलोकेशन सब सेंटर ही देखता है। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फंड किया जाए, कॉलेजेस को, ताकि जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर एक्सीलेंस अचीव हो सके, क्वालिटी आ सके एंड एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव हो सके। अब जो नया फेज़ है रूसा का, उसमें टारगेट है कि हमें अनसर्व्ड एरियाज़ की तरफ जाना है, जहाँ पर लोग, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जहाँ पर बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पर जाना है और उनको अच्छे से टारगेट करना है। जहाँ पर डिफ़िकल्टी टेरेन है, जैसे हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए दूर दराज एरिया में ट्रैवल करना और कॉलेजेस जाना, या जैसे गांव का एरिया है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ को गवर्नमेंट अब टारगेट करेगी, चाहे वो टायर 2 सिटीज़ हो, रूरल एरियाज़ हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो, या फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पर लो GER हो, ताकि जो मोस्ट डिसएडवांटेज एरियाज़ हैं, जो कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो गरीब लोग भी हैं, वो भी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेसिबल कर सके और वहाँ पर अपने बच्चों को भेज सके। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी जेंडर इंक्लूजन पर ध्यान देगी, जहाँ पर सिर्फ मेल ही नहीं इनफैक्ट फीमेल, या फिर फीमेल ही नहीं इनफैक्ट मेल को भी इंक्लूड करने पर ध्यान दे। इक्वालिटी के इनिशिएटिव्स होंगे और कोशिश की जाएगी कि स्टूडेंट्स को ऐसे स्किल्स दिया जा सके जो कि बाद में उनको जॉब लेने में भी हेल्प किया जा सके। तो बेसिकली हमारा जो मेन एम होगा वो होगा स्किल अपग्रेडेशन एंड वोकेशनलाइजेशन, ताकि उनको ट्रेनिंग के थ्रू हम बच्चों को सिखाएं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना कि थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दें। क्योंकि हमारा जो बेसिकली सिस्टम रहा है एजुकेशन सिस्टम, वो ज़्यादातर रोट लर्निंग पर ही बेस्ड है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बाद में जॉब लेने में दिक्कत आती है एंड उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ज़्यादा लो होती है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग कि उनकी स्किल को अपग्रेड किया जा सके। अब एक्सपेंडिचर देखते हैं नई रूसा स्कीम में जो प्रपोजल है, उसको जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 12,926.16 करोड़। इसमें यहाँ पर सेंटर का शेयर इतना है, स्टेट का शेयर यहाँ पर गिवन है। एंड ये जो नया प्रोजेक्ट है, नया फेज़ है, उसके अंदर 1600 प्रोजेक्ट्स काम करेंगे। अब रूसा एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखते हैं। जो नया फेज़ स्कीम का, वो कुछ रिकमेंडेशंस एंड एम्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा, कुछ चेंजेस भी लेकर आएगा जो कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर कोई हमें चेंजेस ज़रूरत है, कोई रिवैम्प करना है, कुछ नया प्रोविज़न लेके आना है या री एनर्जाइज करना है, कुछ क्वालिटी के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो वो सब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किया जाएगा, सो दैट वी शुड डिलीवर बेस्ट क्वालिटी नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पर न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस भी होंगे इस पर्टिकुलर फेज़ में, स्टेट्स भी सपोर्ट करेंगे ताकि न्यू मॉडल कॉलेज बनाए जाए। जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो भी सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। जो एक्रेडिटेड है एंड नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ग्रांट्स दिया जाएगा ताकि वो भी टीचिंग लर्निंग जो इंडियन लैंग्वेजेस में उसमें अंडरटेक कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक्सपेंशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। ये जो टर्म्स होती हैं एक्सपेंशन, क्वालिटी, ये नॉन एक्रेडिटेड, ये सब यू शुड नोट इट डाउन बिकॉज मेंस में की टर्म्स के ही पॉइंट्स मिलते हैं, की टर्म्स के ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो यू शुड, जब कभी भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म मिले, सो यू जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था क्या। एक तरह से होलिस्टिक स्कीम थी हायर एजुकेशन के लिए जो 2013 में स्टार्ट किया गया था HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि फंडिंग प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली फंडिंग से रिलेटेड है, बाद में हम उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं क्योंकि यूपीएससी पूछता है कि ये सिर्फ क्वालिटी इंश्योर कर रहा है एंड इसमें फंडिंग का इतना रोल नहीं है, बट दैट इज़ रिवर्स। इस स्कीम में फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज़ में।
ऑलराइट, सो ये जो स्कीम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, तो यू शुड नो, एक बार देख लेना, इसको गो थ्रू करना, पढ़ना अच्छे से, ध्यान से। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, जैसे जैसे प्रीलिम्स आ रहा है हम पढ़ते बहुत कुछ है बट याद कुछ नहीं रहता क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते। तो इट इज़ वेरी mandatory for us to revise if you have to excel in this particular examination. So thank you very much and all the best for your preparation. अगर आपका कोई डाउट है you can always mention to us in the comment section, and आप हमें info@officerbeta.com पर भी मेल करके कोई अपना डाउट बता सकते हो, एंड साथ ही हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे जिससे आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, एंड we'll also get your answers evaluated. So that was all for today. So thank you and all the best.